तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में आप करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की पुस्तक स्पर्श, और जिसमें पाठ नंबर 3 हमारा है तंतारा वामीरो कथा, जो एक निकोबार द्वीप समूह की ये एक रचना है, जिसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई जी। और पाठ की शिक्षा क्या है, ये पाठ हमारे को क्या शिक्षा देता है कि प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। तो स्टूडेंट्स, जो ये हम पाठ पढ़ेंगे, इसमें मुख्य रूप से दो ही पात्र हैं, दो ही इसमें हीरो हीरोइन हैं। जैसे देखिए, एक जिसका नाम है तंतारा, ये है पासा गांव है, एक पासा गांव का एक ये युवक है। दूसरा है वामीरो, ये उसी के पास एक गांव और है जिस गांव का नाम है लपाती, और उसी गांव की क्या है, ये युवती है। तो स्टूडेंट्स, ये एक प्रेम कथा है, और ये प्रेम कथा क्या है, इसी ने ही एक बलिदान कथा का रूप ले लिया है। तो इसको अभी पढ़ के देखेंगे। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं लीलाधर मंडलोई जी के जीवन परिचय पर। 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड़ी में जन्मे लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। अपने रचना कर्म के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित मंडलोई की प्रमुख कृतियां हैं घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा और काला पानी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए, पाठ में प्रवेश करते हैं। पाठ के अंदर हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद हम कथा को शुरू करते हैं। जो सभ्यता जितनी पुरानी है, जिस उसके बारे में उतने ही ज़्यादा किस्से कहानियाँ भी सुनने को मिलते हैं। किस्से जरूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हुए हों जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि जो ये हम कथा पढ़ेंगे वो वैसी की वैसी ही हुई हो। थोड़ा सा इसके अंदर उतार चढ़ाव या इधर उधर से कोई घटनाएं या कोई कहानी या कहानी का थोड़ा सा कोई ना कहीं बात इधर उधर से भी ले ली जाती है, जोड़ ली जाती है, काट दी जाती है। इतना जरूर है कि इन किस्सों में कोई ना कोई संदेश या सीख निहित होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। प्रस्तुत पाठ तंतारा वामीरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। विद्वेष का मतलब एक दूसरे से शत्रुता, मतभेद। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था। युगल का मतलब कपल। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। देखिए, अभी हम कथा शुरू करने जा रहे हैं तंतारा वामीरो कथा। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान।
यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है, यानी कि 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। यानी पहले वो दोनों एक थे, लेकिन बाद में ये अलग अलग डिवाइड हो गए। क्यों हो गए? तो ये कथा उसी के लिए दोहराई जाती है। क्या कारण था? सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था तंतारा। निकोबारी उससे बेहद प्रेम करते थे। तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं, अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते थे। उस वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर वह उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। तंतारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाघ तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। तंतारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम तंतारा दिन भर के अधिक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटें शनै शनै क्षीण होने को थी। उसका मन शांत था। विचार मगन तंतारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता हुआ सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी शुद्ध बुद्ध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा, जिधर से भी वह आवाज गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी, जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। एकाएक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट से गाना भूल गई, उसके पहले कि वह सामान्य हो पाती। उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? तंतारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। तंतारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच
तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ। युवती ने कहा, सच बताओ, तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। तंतारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। तंतारा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। तंतारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वाह मीरो, एक रस घोलती आवाज़ उसके कानों में पहुंची। वाह मीरो, वाह मीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? तंतारा ने याचना भरे स्वर में कहा। नहीं, शायद कभी नहीं, वामीरो ने अन्य मनस्कता पूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे तंतारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामीरो, मेरा नाम तंतारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। तंतारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर तंतारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार तंतारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने तंतारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही तंतारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयकर समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। तंतारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्मेश याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आंचरहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। तंतारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामीरो न आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में से उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामीरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई तंतारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी।
तंतारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामीरो लपाती ग्राम की थी और तंतारा पासा का। दोनों का संबंध संभव न था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामीरो और तंतारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें फैलती रही। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। तंतारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। उसकी व्याकुल आंखें वामीरो को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामीरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थीं, होठ कांप रहे थे। तंतारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। तंतारा विवल हुआ। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। तंतारा की कर्तव्य विमूढ़ था। की कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है कि वो क्या करे क्या ना करे, उसको कोई समझ नहीं आ रहा था। वामीरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहीं पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामीरो की माँ क्रोध में उफन उठी। उसने तंतारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी तंतारा के विरोध में आवाज़ें उठाने लगे। यह तंतारा के लिए असहनीय था। वामीरो अब भी रोई जा रही थी। तंतारा भी गुस्से से भर उठा। उसे वहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, नाराज था वो। वहीं अपनी असहायता पर खींच वामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसमें धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। वह सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहाँ तक लकीर खिंच गई थी वहाँ एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक तंतारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी व्याकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। वे सिहर उठे। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। तंतारा तंतारा तंतारा, उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। तंतारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता। वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ तंतारा था, दूसरी तरफ वामीरो। तंतारा को जैसे ही होश आया उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामीरो वामीरो वामीरो।
उधर वामीरो भी तंतारा 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 पुकार रही थी। तंतारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा हुआ था। बहता हुआ तंतारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामीरो पागल हो उठी। वह हर समय तंतारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग नहीं मिल सका। आज न तंतारा है न वामीरो। उसकी उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि तंतारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। तंतारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी प्रेम कथा, तंतारा वामीरो की कथा, और ये आपको अच्छी लगी होगी और इसके अंदर से आप क्वेश्चन आंसर फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।